आप सोच रहे होंगे मैं किस इनविजिबल नेटवर्क की बात कर रहा हूं। एक ऐसा नेटवर्क जिसके ऊपर पूरी दुनिया की सप्लाई डिपेंड करती है। आपने रोड पे ट्रैफिक देखा, आपने हवा में ट्रैफिक देखा, पर क्या आपने कभी सी ट्रैफिक देखा है? ये है रियल वर्ल्ड सी ट्रैफिक। आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हो, लगभग 90,000 से लेकर 1,20,000 शिप्स दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रही हैं। और अगर आपको ये नंबर कम लग रहा है तो ये कंपैरिजन देखो। ये एक 12 व्हीलर ट्रक है जो एक बार में 25 टन ऑफ गुड कैरी कर सकता है। अब स्क्रीन पर ये एक डॉट रिजेंबल करता है उसी एक ट्रक को, और ऐसे ही आपको 8,000 ट्रक लगेंगे जो 2 लाख टन ऑफ गुड कैरी कर पाएंगे। और पता है शॉकिंग क्या है? यही 8,000 ट्रक्स के बराबर है एक कार्गो शिप। ये अकेली एक बार में 2 लाख टन ऑफ गुड एक कोने से दूसरे कोने लेकर के जा सकती है दुनिया में कहीं भी। और ये है पावर ऑफ ओशियन शिपिंग। अब आज के टाइम में दुनिया बहुत अनजान थी इस टॉपिक को लेकर के, जब तक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद नहीं किया। सोचो, रास्ता वहां बंद हुआ और प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो गई। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे। 7,000 का सिलेंडर है। 4 दिन से मेरा बुक हुआ, अभी तक गैस नहीं मिल रहा है सर। पागलों की तरह। सिर्फ इंडिया की बात करें तो 1 लाख टन ऑफ एलपीजी और 1.5 लाख टन ऑफ पेट्रोल डेली यूज होता है। और पता है कैच कहां पर है? इसमें से 80 से 90% इंपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज से, जिसका आने का एक ही रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और सिर्फ फ्यूल ही नहीं, क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स, इवन कोल, हर वो चीज जो बहुत बेसिक मानी जाती है और डेली लाइफ को चलाती है, वो बाहर से आती हैं। आप जिस फोन या लैपटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हो उसकी चिप ताइवान से आती है, रॉ मटेरियल अफ्रीका से, और असेंबल चाइना में होता है, और फिर समंदर के रास्ते ये हम तक पहुंचता है। तो फिर कहना सही होगा कि यही एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क है जो आपको और हमें चला रहा है। और आज इस वीडियो में इसी इनविजिबल नेटवर्क को समझेंगे। शुरू करते हैं। अगर आप डेटा देखो तो इंडिया की इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अकेले लिक्विड फ्यूल की अगर बात करें तो हम 2025 में 56 से लेकर के 57 लाख बैरल्स पर डे इंपोर्ट करते थे, पर आज के टाइम में 2026 में वही 59 लाख बैरल्स पर डे पर पहुंच गया है। अब इतना हैवी इंपोर्ट है तो अगर एक छोटा मोटा भी ब्लॉकेड हो गया तो हर जगह अफरा तफरी मच जाएगी। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व सिर्फ 3 जगहों पर है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पधूर। अब हमारे देश में ये रिजर्व्स इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं। अगर इनकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो वो 5.33 मिलियन टन्स हैं। पर इसमें भी हैरान होने वाली बात यह कि ये सिर्फ 9 से 10 दिन का क्रूड डिमांड ही कवर करता है, और तो और अभी ये पूरी तरीके से भरा भी नहीं है। आज की तारीख में जब ये वीडियो बन रही है तो सिर्फ 64% कैपेसिटी ही अवेलेबल है, यानी 3.37 मिलियन टन्स। अब वही अगर इंपोर्ट बंद हुआ तो गवर्नमेंट ऑयल रिजर्व को यूज किया जाएगा, और उसके बाद का सिस्टम पूरा डिपेंड करता है ऑयल कंपनीज के स्टॉक पर। और अगर ये सबको मिला लें तो 70-75 दिन का जो डिमांड है वो ये कवर कर देगा। लगभग में आप ले लो 3 महीना। तो आप अभी तक इस बात को सिर्फ इंडिया की डिमांड से समझ रहे हो, पर कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। सच ये है कि आज दुनिया किसी एक कंट्री पे नहीं चल रही है, पूरी दुनिया एक फ्लो में चल रही है। एनर्जी का फ्लो, गुड्स का फ्लो, रॉ मटेरियल्स का फ्लो। और इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये जो फ्लो है ये स्टार्ट कहीं से होता है और एंड किसी दूसरी जगह पे होता है। सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो प्रोडक्शन किसी बिल्कुल दूसरी जगह पे हो रहा है, उसके बाद प्रोसेसिंग किसी दूसरी जगह पे हो रही है, और कंजम्पशन बिल्कुल तीसरी एंड लोकेशन पे हो रहा है। और कुछ इसी तरीके से पूरी दुनिया डिजाइन करी गई है। इसको इकोनॉमिक्स में कंपैरेटिव एडवांटेज भी कहते हैं। इसमें हर कंट्री वही करती है जिसमें वो खुद एफिशिएंट होती है। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस वाइन बनाने में यूएस के मुकाबले 2x ज्यादा एफिशिएंट है, पर अगर कपड़े बनाने की बात करें तो थोड़ा सा यूएस से इनएफिशिएंट है। तो फ्रांस के पास दोनों ही चीजों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, पर चूंकि फ्रांस वाइन बनाने में ज्यादा बेटर है तो उसकी वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है। इसलिए फ्रांस को वाइन एक्सपोर्ट करना चाहिए और यूएस को कपड़े एक्सपोर्ट करने चाहिए।
इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम होता है और प्रोडक्शन फास्ट होता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा कि जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं और इस मूवमेंट को ही बोला जाता है ग्लोबल लॉजिस्टिक फ्लो। खैर ये बात तो है ग्लोबल लॉजिस्टिक्स की, पर अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर वो ई कॉमर्स हो, आपका पूरा सिस्टम डिपेंड करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। और यहीं पे ओडो का इन्वेंट्री ऐप आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ओडो सिर्फ एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ओडो एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्रेन्योर्स की डे टू डे टास्क एंड ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करता है। ये बेसिकली आपको रियल टाइम में बताता है आपका स्टॉक किस लोकेशन पर है, कितना बचा है और कब खत्म होने वाला है। और इसमें भी सबसे यूजफुल पार्ट क्या है कि सिस्टम खुद सजेस्ट करता है कि कब रीऑर्डर करना है। मतलब आपको गेस नहीं करना पड़ता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर ट्रिगर कर देता है। अगर आप मल्टीपल वेयरहाउस हैंडल कर रहे हो तो आप इंस्टेंटली देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट किस लोकेशन पर है। स्केल पे काम करने वालों के लिए इसमें स्मार्ट पिकिंग और पैकिंग स्ट्रेटजीज जैसे फाइफो, लाइफो एक्सेट्रा भी मिलती हैं। इससे स्टॉक मूवमेंट और कॉस्टिंग दोनों और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। इसके साथ साथ बारकोड स्कैनिंग जैसे फीचर्स डेली ऑपरेशंस को फास्ट कर देते हैं, एरर्स कम होते हैं और टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप देखो, दुनिया की सप्लाई चेन का कोई भरोसा नहीं है। आज रास्ता बंद, कल शॉर्टेज, परसों प्राइसेस ऊपर, पर आप अपने इंटरनल स्टॉक को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात, ओडो की फर्स्ट ऐप 100% फ्री है। तो जब दुनिया का सप्लाई चेन अनप्रेडिक्टेबल हो, अपना इंटरनल स्टॉक कंट्रोल करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो खत्म होते ही चेक कर लेना। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, हर नेशन के पास एडवांटेज तो होता है। वो जिसमें एफिशिएंट होता है उसे एक्सपोर्ट करता है और जिसमें थोड़ा सा इनएफिशिएंट होता है उसे इंपोर्ट करता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना होगा, ओशन हमारे अर्थ के 70% पार्ट को कवर करता है, यानी कि ये पार्ट एक्सट्रीमली ह्यूज है। तो अब आप समझोगे कि इतना बड़ा रास्ता है तो फिर जहाज भी दुनिया में बहुत सारे हैं, कहीं से कहीं भी जाते आते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये शिप्स ऐसे ही कहीं भी नहीं जा सकती हैं। जैसे गाड़ी और प्लेन्स के लिए स्पेशल रूट्स होते हैं, वैसे ही शिप्स के लिए एक प्री डिफाइंड रूट होता है जिसे शिपिंग लेन्स बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये लेन्स मैप पे बस ड्रॉ नहीं कर दिए गए हैं कि कुछ भी ड्रॉ कर दिया कहीं से भी निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सालों के ट्रेड, कॉस्ट कैलकुलेशन और ज्योग्राफी को समझ करके इवॉल्व किया गया है। अगर ऐसे ही कहीं भी निकल जाते तो सोचो रास्ता कितना लंबा हो जाएगा, फ्यूल कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी और एक शिपिंग कंपनी के लिए कॉस्ट डबल भी हो सकती है क्योंकि ओशन बहुत बड़ा है। तो एक चीज समझ लो, दुनिया में जितने भी शिप्स हैं वो वही एक सेम रास्ता फॉलो करते रहते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे ट्रैफिक एक सेम रूट में आ जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि समंदर भले पूरा खुला हुआ है पर मूवमेंट हर जगह पॉसिबल नहीं है, वो सर्टेन रूट्स में ही हो रही है। अब यही जो रूट्स बनाए गए हैं, इन्हीं रूट्स में कुछ सर्टेन रूट्स ऐसे हैं जिनसे निकले बिना ये ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है, और उन्हीं रूट्स को बोला जाता है चोक पॉइंट्स। आज अगर दुनिया के ओशन नेटवर्क को देखा जाए तो 3 सबसे बड़े चोक पॉइंट्स मौजूद हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सुएज कैनाल एंड स्ट्रेट ऑफ मुलक्का। अब चूंकि अभी रिसेंट ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑलमोस्ट डेली सुना, तो अब लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। अब जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इंडिया जितना भी गैस, ऑयल, एनर्जी इंपोर्ट कर रहा होता है उस सब का 50 to 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड करता है। और अगर मैप में देखो तो ये कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, सिर्फ 33 किलोमीटर का छोटा सा रास्ता है, पर यही छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। मतलब मेरी और आपकी गाड़ी में जो तेल डलता है वो इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और इसी में एक मिसकंसेप्शन भी है जो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। लोगों को लगता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओन करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बस एक ओशन रूट है जो ईरान और ओमान के बीच में है, और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के हिसाब से ये बस एक ग्लोबल पैसेज है। मतलब थ्योरेटिकली देखा जाए तो कोई भी कंट्री इसको ब्लॉक नहीं कर सकती है। पर फिर वही सवाल आता है कि हर कोई ये क्यों बोलता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो आंसर सिंपल है, ईरान नोज डर कैसे बनाना है। ईरान पूरी तरीके से नॉर्थ साइड पे बैठा हुआ है, उसके पास नेवल बेसिस हैं, मिसाइल्स हैं और बहुत ही फास्ट बोट्स भी हैं। मतलब ईरान इतना क्लोज बैठा है कि अगर चाहे तो चुटकी बजाते हुए बड़े बड़े जहाजों को अनसेफ बना दे।
तो ये डायरेक्टली रास्ता नहीं ब्लॉक करते हैं, ये बस फियर क्रिएट करते हैं। और इंटरनेशनल शिपिंग में एक लॉ है, रिस्क इज इक्वल टू कॉस्ट, और यहीं पे एंट्री होती है एक इनविजिबल प्लेयर की, जिसके बारे में इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और वो है शिप इंश्योरेंस कंपनीज। अब ये इंश्योरेंस वर्ड सुन करके वो मत सोच लेना कि ये नॉर्मल कार वाला इंश्योरेंस है, जैसे हम लोग अपने कार का इंश्योरेंस लेते हैं। ये है शिप इंश्योरेंस। ये एक स्पेशल टाइप का इंश्योरेंस होता है जिसे PNI बोला जाता है, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी। अगर एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये इंश्योरेंस कवर करता है कार्गो डैमेज, क्रू इंजरी, ऑयल स्पिल्स, एक्सीडेंट्स या फिर कोई भी टाइप का थर्ड पार्टी लॉस। मतलब आप इतना जान लो कि अगर शिप पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो $1 बिलियन लाइबिलिटी बैठी वेट कर रही है। और ये भी बता दूं, बिना इस इंश्योरेंस के शिप चल ही नहीं सकती है। अब पूरे दुनिया में अगर आप देखो तो 12 मेजर PNI कंपनीज मौजूद हैं जो मेनली यूरोप से ऑपरेट होती हैं, और ये सारी कंपनीज मिल करके कवर करती हैं 90% ऑफ ग्लोबल शिपिंग। मतलब आप इतना जान लो, अगर ये 12 कंपनीज नो बोल दें इंश्योरेंस को तो पूरी ग्लोबल शिपिंग एक झटके में रुक जाएगी। और इसी बात को ईरान बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए ईरान सिर्फ और सिर्फ डर क्रिएट करता है और बाकी काम तो इंश्योरेंस कंपनी खुद ही कर देती है। आप खुद सोचो ना, जब वॉर की सिचुएशन है, 33 किलोमीटर का रास्ता है, ईरान नॉर्थ में बगल में बैठा हुआ है बिल्कुल, उसके पास में इतनी फास्ट बोट्स हैं, उनके नेवल बेसिस मौजूद हैं, तो वो तो एनी टाइम दे कैन सेंड ए स्मॉल ड्रोन। एंड वो एक डर ऐसा बैठ गया है कि इंश्योरेंस कंपनी तो डायरेक्टली नो बोल दी है कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको यही है कि अगर कुछ हो गया तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, तो भाई इंश्योरेंस ही नहीं करेंगे। अब क्या है, शिप्स रुक गए, मूवमेंट रुक गया। आप खुद सोचो ना, कंपनी से इंश्योरेंस ही नहीं मिलेगा तो ओनर कौन सा पागल बैठा है जो शिप पानी में उतार देगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईरान ने फिजिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कभी बंद ही नहीं किया, वो बस रिस्क को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मूवमेंट स्लो हो जा रहा है। और इसी रिस्क का इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे दिख रहा है। सिर्फ इंडिया का ही 50 to 60% जितना भी क्रूड ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और फिर देखो कि इंडिया में कैसे लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई, कैसे गैस के शॉर्टेज की न्यूज़ इतना तेज़ी से बढ़ने लगी। रेस्टोरेंट्स ने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पर बंद कर रहे हैं अपनी आउटलेट, और ऐसे ऐसे करके कितने जगहों पर क्या क्या इंसिडेंट सामने आ गए। लिक्विड नेचुरल गैस LNG जो कि इतनी इंपॉर्टेंट गैस है, वो स्पेशली कहाँ से आती है? कतर से। कौन से रूट से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप खुद सोचो ना, कैसे नहीं होगा LPG क्राइसिस। और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, एक छोटी सी गलती से भी पूरे दुनिया का शिपिंग मूवमेंट रुक सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अब दूसरे चोकिंग पॉइंट की, जो कि है स्विस कैनाल। ये इजिप्ट में एक ऐसा कैनाल है जो एशिया और यूरोप को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और आप ये समझ लो कि अगर ये ना हो तो शिप्स को पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा, जिसमें 10 to 15 डेज का रनिंग टाइम बढ़ेगा, फ्यूल ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा। इंडिया के यूरोप के साथ जितने भी ट्रेड है उसका 20 to 25% यहीं से पास होता है। पर अब आप ये फोटो देखो जो स्क्रीन पे आ रही है, ये 2021 की तस्वीर है जब एवरग्रीन नाम की एक शिप इसी रास्ते में अटक गई थी। 6 दिन तक कैनाल बंद रहा, 400 से ज्यादा शिप्स लाइन में आ गईं। मतलब एक पतला सा रास्ता इतना इंपॉर्टेंट है। वो बात अलग है कि उस टाइम पे इंडिया में तुरंत शॉर्टेज नहीं दिखाई दी थी कोई चीज की, पर डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाती है हर चीज की। और इसी लाइन में जो तीसरा चौक है वो सुन लो, वो है स्ट्रेट ऑफ मुलक्का। ये इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में आता है और एशिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट माना जाता है। अगर आप सिर्फ मैप पे देखो तो चाइना, जापान, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया, इन सब का ट्रेड यहीं से पास होता है। हम इंडियंस के लिए तो ये एक एशियन लाइफ लाइन है। हमारा 30 से 40% ट्रेड इनडायरेक्टली मुलक्का से ही पास होता है। अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करो तो वो 65 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक है। तो आप तो सोचोगे बहुत बड़ा रास्ता है, पर सिंगापुर आते आते ही एक ऐसा रास्ता भी आता है जब इसकी चौड़ाई 2.7 से 2.8 किलोमीटर रह जाती है। मतलब इतना नैरो रास्ता कि हर शिप को लाइन लगा करके निकलना पड़ता है। मतलब ये अकेला एक ऐसा रूट है जो पीक ओशियन कंजेशन दिखाता है। और अगर ये इम्पैक्ट हो गया तो इंडिया का चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया, सबके साथ ट्रेड इफेक्ट हो जाएगा। खैर, अब आप एक बात समझ लो, दुनिया ने भले ही बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज बना ली, प्लेन्स बना लिए, चांद पे चले गए, पर जब बात सर्वाइवल की आती है, जब बात स्केल करने की आती है, तब आज भी दुनिया सिर्फ और सिर्फ शिप्स से ही चल रही है। आपको ऐसा फैक्ट बता देता हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा। एक फुल फ्लेजेड कार्गो शिप को आप इमेजिन कर लो अपने दिमाग में। वो अकेली शिप
1500 से लेकर 2000 कार्गो प्लेन के बराबर है। जितना 1500 से 2000 कार्गो प्लेन सामान लेकर के जाएंगे उतना वो अकेली शिप एक बार में लेके जा सकती है। अब आप सोचो क्या इफेक्टिव है। और इसमें भी फ्यूल कॉस्ट देखो कि कितनी कम हो जा रही है। 2000 कार्गो प्लेन में कितना ज्यादा फ्यूल लगेगा, ये एक मिनट के लिए इमेजिन करो कितना ज्यादा कॉस्टली है वो। जब आप ये सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि सी शिपमेंट कितनी बड़ी नेसेसिटी है हमारी लाइफ में। ये तो अभी सडन सिचुएशन की बात है ना, कैसे एलपीजी क्राइसिस को लोगों ने देखा, 2-2 हजार लोग लाइन में लग गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए एक सिलेंडर के लिए। पंजाब में तो भूषण कुमार नाम के एक व्यक्ति की जान तक चली गई, हार्ट अटैक आ गया उनको सिर्फ लाइन में लगे रहने की वजह से। किस लिए? एलपीजी। मतलब किस कदर इंडिया की डिपेंडेंसी है ऑयल एंड एनर्जी इंपोर्ट पर, लाइक एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट एक छोटे से रूट की वजह से। खैर अभी ईरान का क्या स्टेटमेंट आया है दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स ओपन टू ऑल शिपिंग एक्सेप्ट वेसल्स लिंक टू ईरान्स एनिमीज। मतलब वो तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम अब सबको अलाउ कर रहे हैं, आओ निकलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, पर हमारे जो एनिमीज हैं हम उनसे लिंक जो वेसल्स होंगे, उनसे लिंक जो शिप्स होंगे, हम उन पे अटैक करेंगे। मतलब वहाँ पे वो डर बना के रखा है उन्होंने। और फिर वही चीज़ आप दिमाग लगाओ, जैसे मैंने समझाया, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्यों उन शिप्स का इंश्योरेंस अभी अलाउ करेगी जो शिप्स इजराइल या फिर अमेरिका से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और फिर वो शिप्स कैसे आगे बढ़ेंगी जब इंश्योरेंस ही नहीं होगा। मतलब टेक्निकलिटीज को आप समझो कि बैक एंड में क्या टेक्निकलिटीज हैं जो शिप्स को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और उधर यूएस अलग टशन दिखा रहा है, इंडिया को 30 दिन का वेवर दे रहा है, मतलब तुम जाकर के रशिया से ऑयल लो। और फिर जब यूएस का ये स्टेटमेंट आया तो इंडिया में भी अलग बवाल हुआ कि हम कौन सा कोलोनाइज्ड स्टेट हो गए हैं, हम तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, हमें कौन सिखा रहा है कि हमें किससे ऑयल लेना है और किससे नहीं। सिंपल सी बात है, इंडिया अपनी एनर्जी की सप्लाई खुद देखेगा ना। अगर इंडिया में शॉर्टेज हो रहा होगा तो इंडिया डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ से लेना है। खैर इस पूरे वीडियो में आपको डिपेंडेंसी जरूर समझ में आई होगी कि इंडिया के इंपोर्ट्स पर और सी शिपमेंट पर हमारी और आपकी आम जिंदगी कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है और हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट हो सकती है एक छोटे छोटे रास्तों की वजह से। एंड में बस आप इतना समझ लो कि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया को ये कंट्रीज कंट्रोल करती हैं, पर रियलिटी में पूरी दुनिया को रूट्स, सिस्टम और सप्लाई चेन कंट्रोल करते हैं। अगर कोई कहीं भी बैठा सप्लाई चेन को अफेक्ट करता है, रूट्स को अफेक्ट करता है, तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। तो भाई दुआ करो कि समंदर नहीं रुकना चाहिए, समंदर रुका तो शिप रुकी और शिप रुकी तो हमारी आपकी जिंदगी रुकी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये सी शिपमेंट का हमारी और आपकी लाइफ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज मैं इस नए सेटअप में शूट कर रहा हूँ, ये अलग हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ थोड़ा, तो आप बताओ कि ये सेटअप आपको कैसा लगा। अभी आने वाली कुछ वीडियोस आपको इसी सेटअप पे मिलने वाली हैं। एंड यस, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के लिखो लास्ट तक देखा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है ऐसे वीडियोस को बनाने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, टर्न ऑन द बेल आइकन। एंड अगर आपके पास में कोई यूनिक टॉपिक है तो #टॉपिक लिख करके आप टॉपिक को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आकर DM कर सकते हो। @mahinergy मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है। सेम यूज़र हैंडल मेरा X के ऊपर भी है, आप वहाँ भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक, गॉड ब्लेस यू ऑल।